कि रेड लाइन उन्होंने बता दिया। रेड लाइन क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहले क्लियर कर दिया है कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाने देंगे। ईरान अगर इस पे नहीं मानता है तो फिर रास्ता क्या बचता है, क्योंकि ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पूरा का पूरे मिडिल ईस्ट पे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, ये तमाम देश है, यहां तक कि इजराइल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने अमित जी देखिए ये बात कही कि अमेरिका का देखिए 2015 में जो कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट को 2000 जब ट्रंप वापस आया 2018 में, उसको कैसे उसको खत्म कर दिया। बेसिकली इसके पीछे दूसरी फोर्सेस ज्यादा काम कर रही है। उसमें इजराइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अमेरिका का इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है वो उसको उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। साथ ही साथ जो यूएई है और सऊदी अरबिया, वो दोनों राष्ट्र भी नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से एक स्कोप क्रिएट किया जाए ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्टेन करने के लिए। तो बेसिकली जो डील से विड्रॉल किया 2018 में, वो यही था कि आप ईरान के जो ईरान का जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंप्लीट तरीके से अपग्रेड कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। तभी एक तरीके से इंश्योर होगा कि ईरान कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और कोई न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें ये कोई भी पार्टी उस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल हो, इवन लीडरशिप चेंज करने में भी वो सक्सेसफुल हो रहा है। एक और पक्ष है इसमें कि देखो, नेगोशिएशन अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है। यहां पर इजराइल इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल भी एक तरीके से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि उसकी जो सारी पॉलिटिक्स है अमेरिका की, वो जूस कम्युनिटी के का इन्फ्लुएंस है उसमें। और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में जो एक पिवोटल स्टेट है अमेरिका का, वो इजराइल है। तो उसको इग्नोर करके इस पीस वार्ता को आगे बढ़ाना, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से सस्टेनेबल पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि स्मॉल एक शॉर्ट टर्म एक हॉल्ट हो जाए, लेकिन कन्फ्रंटेशन जो पास्ट में चल रहा था, चाहे वो प्रॉक्सी के माध्यम से चल रहा हो या डायरेक्ट मिसाइल, ये कोई एक अभी थोड़ी, अब तो बड़ा लेवल पे हुआ। पहले भी पिछले साल भी बड़े स्ट्राइक अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर बेस पे किए थे, उनको खत्म करने का प्रयास किया था। लेकिन इजराइल जो इतने प्रयास किए गए, वो प्रयास सारे विफल रहे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको युद्ध में आना ही पड़ा। क्योंकि जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी तब यह माना गया था कि उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया उनके न्यूक्लियर कार्यक्रम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब ये जो डेडलॉक बन गया है, यह बहुत चिंताजनक है कि इसके आगे क्या होगा, और क्या एक सैन्य ही उपाय बचा है, यानी कि फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर से जंग हुआ, जिसके बाद इस मसले का हल निकलेगा। बहरहाल इस्लामाबाद को लेकर एक और खबर आई है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के लिए ईरान ने अमेरिका पर ठीकरा फोड़ दिया है। वार्ता फेल होने के लिए ईरान ने कड़े शब्दों में अमेरिका की आलोचना की है। ईरान ने अमेरिका को नीच, दुष्ट और बेईमान दुश्मन तक कह डाला है। आईआरजीसी द्वारा जारी किए गए बयान में यह कहा गया है, अमेरिकी बेईमान दुश्मन ने बातचीत की मेज पर वो हासिल करने की कोशिश की जो वो युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर सका। ईरान ने इन शर्तों को अस्वीकार करने, अपने मुल्क की सैन्य हो या फिर कूटनीतिक हर संभव तरीके से रक्षा करने का फैसला किया है। आईआरजीसी का ये बयान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस के एयरफोर्स 2 में सवार होने के कुछ ही मिनट बाद जारी किया गया। आईआरजीसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से समृद्ध यूरेनियम सौंपने और हॉर्मुज स्ट्रेट से हटने की शर्त रखी। ईरान ने दोनों ही शर्तों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। और वेल सर, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे वॉर सिचुएशन में जो ट्रंप हैं वो दो नाव पर सवार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो तो सीज फायर का ऐलान कर देते, लेकिन ईरान का दूसरा जो मेजर कंसर्न था इस पीस टॉक में कि इजराइल, जो उनका साथी है अमेरिका का, वो लेबनान पर हमले बंद करे, लेकिन सीज फायर का वहां पर तो पालन नहीं हो रहा है। ईरान चाह रहा था कि वहां पर हो जाए, तो ऐसे में सिचुएशन तो काफी क्रिटिकल और कहीं ना कहीं बैकफुट पर ट्रंप को ला दिया है ईरान ने। पहले तो हथियार न्यूक्लियर था और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे पूरी तरह से कंट्रोल की बात पर अड़ा हुआ है ईरान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक चीज मैं कहना चाहूंगा न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे, जिस पे मैं दोबारा वापस आपके प्रश्न पे आ जाऊंगा कि जब 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर डील से बाहर निकले, जेसीपीओए से, तो उस समय 3.67% था सिर्फ एनरिचमेंट ईरान के अंदर, और आईएईए की निगरानी के अंदर वो काम कर रहे थे। तो किसका प्रेशर था? तो मुझे लगता है सिर्फ इजराइल का प्रेशर था, क्योंकि कोई नहीं चाहता मध्य पूर्व में कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाए। और
और अगर न्यूक्लियर वेपन बनाता है, जो कि अगर बना सकता है तो 2021 में ही बना लेता, क्योंकि उसको तब वो कुछ हफ्ते ही दूर था, तब भी उसके पास 60% से ऊपर न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल था। आज तो 440 किलोग्राम है, उस समय हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन था। तो अगर उसने उस समय नहीं बनाया और आज अब तक नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ईरान भी ये निर्णय ले चुका था कि उसे नहीं बनाना, या फिर वो बना के रख चुका है, ये किसी को मालूम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे बताइए कि कोई भी देश अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे देगा अगर अमेरिका उससे युद्ध कर रहा हो? पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देश इस बात को मानने के लिए तैयार होगा कि हम लंबी दूरी की मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बनाएंगे भी नहीं, ताकि वो अपनी रक्षा भी ना कर सके इजराइल के अगेंस्ट? तो कोई भी नहीं मानेगा। ये अनरीजनेबल डिमांड्स हैं। अब आ जाती है कि जो अमेरिका के अंदर इस समय स्थिति चल रही है, अगर अमेरिका कभी भी ये सोचता है कि वो मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो एक ऐसे युद्ध के अंदर खिंच जाएगा जिससे वो बाहर नहीं आ जाएगा। ये दलदल होगी।